तो हम पढ़ेंगे आज वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी वृत्त के बारे में आपने 10वें लेसन में पढ़ लिया, लेकिन वृत्त में जो पढ़ने का कार्य किए थे 10वें लेसन में, वृत्त की स्पर्श रेखाओं के बारे में हमने पढ़ने का काम किया था। वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है, वृत्त की छेदक रेखा क्या होती है, वृत्त के बाह्य बिंदु से अगर कोई रेखा खींचते हैं तो उसका कंडीशन क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग कार्य करने की कोशिश किए थे या कार्य किए भी थे, उसको समझने का कार्य किया। लेकिन इसमें हम उसके वृत्त जो बनेगा उसका एरिया डिफाइन करेंगे। जो को नोट कर दे रहे हैं, सूत्र नोट कर दे रहे हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आता है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, ठीक है। मान लीजिए कि यह जो आप मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किए तो चलते चलते एक चक्कर लगाएं, एक चक्कर पूरा करने में आपका कितना दूरी तय किए, या रस्सी के माध्यम से ऐसे आकृति बनाए या पेंट के माध्यम से आकृति बनाए, तो किसी न किसी तरीका से तो बनाने का काम किए। बहुत लोग क्या करते हैं कि खेतों में अगर छोटा छोटा पार्ट करके आलू या चौराई पालक आदि बोने का कार्य करते हैं तो उसको रस्सी से गेड़ा बनाते हैं ताकि कोई जानवर उसको जाकर न नुकसान पहुंचा दे। तो जो रस्सी से गेड़ा बनाते हैं तो रस्सी की लंबाई कितनी होगी ताकि हमारे खेत के किनारे किनारे गेड़ा बन जाए, तो उसको मापने की जो युक्ति होती है उसे क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो परिमाप तो वृत्ताकार एरिया को ही माप सकते हैं उससे, ठीक है। तो इसको कितना लांग रस्सी लेंगे तो पूरे एरिया को हम बांध सकते हैं, तो 2 पाई आर से पता करते हैं, ठीक है। तो ये वृत्त की बात हो गई। लेकिन इसी में हम पढ़ेंगे घन तीसरे नंबर पर घन का आयतन। अब कहोगे कि ये बात की गई है वृत्त से संबंधित, तो आयतन का इसमें क्या काम है, तो है मान लीजिए कि हमारे पास आयतन घन है, हमारे पास ऐसे घन बनाए गए हैं, तो कोई हो सकता है कि ऊपर वृत्ताकार आकृति बना दे, गड्ढा खोद दे, उसमें गड्ढा खुदाई कर सकता है वृत्ताकार। तो घन की भी आकृति आपको, घन का एरिया, घन का क्षेत्रफल, घन का आयतन जानना जरूरी होगा। तो जो घन होता है, घन की प्रत्येक भुजा एक दूसरे के बराबर होती है। घन की देखो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब एक दूसरे के बराबर होती है। तो यह घन का आयतन होता है भुजा Q, भुजा का Q, ठीक है। अब देखो घन जो होती है तो घन के 6 फलक होते हैं। कितने फलक? फलक का मतलब पार्ट। मान लीजिए कि ये चाक का जो डिब्बा है तो ये घन की आकृति नहीं है, घनाभ है, ये घनाभ है। बट देखो इसमें एक फलक यह हो गया, ठीक, इसके इस साइड एक फलक है, 2 3 4 5 6 फलक हो गई ना। तो अगर इसकी जो लंबाई है और ऊंचाई है और ये चौड़ाई सब बराबर हो जाए, यह और यह सब बराबर हो जाए तो घन हो जाएगा। लेकिन इसकी लंबाई कुछ और है, ऊंचाई कुछ और है, चौड़ाई कुछ और है, इसलिए क्या है, घनाभ है, ठीक है। तो घनाभ और घन में सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसकी प्रत्येक भुजा इक्वल होती है, इसमें प्रत्येक भुजा इक्वल नहीं होती है, ठीक है। तो घन का जो आयतन निकालते हैं तो भुजा का क्यों करते हैं, लेकिन इसकी फलक की बात करें, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, यानी यह एक पृष्ठ है, यह भी एक पृष्ठ है, तो घन में 6 पृष्ठ हो गया। तो अगर लिखते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6a स्क्वायर, 6 यानी भुजा स्क्वायर। घन के आपको ये भी बता दे कि घन में घन की कोर, घन के कितने कोर होते हैं। तो आपसे कोई पूछ दे बताओ घन में कितने कोर होते हैं, तो जितना
कोर घन में होता है उतना ही कोर घनाभ में भी होता है। कोर मतलब दो फल के एक दूसरे को जब आकर सट जाती हैं उसे कोर कहते हैं। मान लो यह फलक और यह फलक आकर यहाँ सटा है ना, तो यह एक क्या हो गया, कोर हो गया। ठीक है, तो इस घनाभ में कितने कोर है उतना ही घन में कोर होंगे। तो देखो 1 2 3 4 यानी 4 की ऊंचाई है यानी 4 कोर हो गया। अब देखो इधर 1 2 3 4 4 4 8 कोर हो गया। इधर भी तो 4 कोर है, तो कुल कितने कोर हो गए। तो घन और घनाभ दोनों में कोरों की संख्या 12 होती है। ठीक है, और घन की कोण की बात करें तो जब 3 फल के एक दूसरे को, जब 1 2 3 ऐसे फल के एक दूसरे को जब आकर सटती हैं तो तीनों की कोण एक जगह जहां मिलता है उसे कोण कहते हैं। देखो यह और यह यहाँ पर आकर मिला है ना, तो एक कोना ये हो गया कि नहीं हो गया। तो 1 2 3 4 1 2 3, तो कितने कोण हो गए, वर्टिक्स कह सकते हैं इनके। ठीक है, तो 8 कोण होते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो ये जो कोर की बात हुई है या कोण की बात हुई है तो घन और घनाभ दोनों के लिए है। ठीक है, अब रही बात अगर घनाभ की बात करें, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, तो घनाभ में जो होता है तो घनाभ की आकृति कुछ ऐसे मान लीजिए हो जाती है। देखो ये कुछ इस डिजाइन का हो गया, तो इसमें लेंथ यह हो गई, लंबाई हो गई, और यह हिस्सा चौड़ाई हो गई, और यह हिस्सा ऊंचाई हो गई। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो गया। तो इसका आयतन निकालते हैं तो LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और घनाभ का जब हम जैसे यहाँ लिखा गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का भी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो देखो इनकी जो दो फल के एक जैसी होती हैं। मान लो यह बड़ा दिख रहा है ना इसमें, तो इसी की साइज का यह तो है, तो 2 फलक एक जैसा हो गया। और ठीक इसके पीछे कौन है, यह है, तो ये दोनों एक साइज का है। और ठीक इसके पीछे कौन है, यह है। एक मतलब 2 फल के एक जैसी होती हैं, यानी कुल 6 फलक है, लेकिन इनकी 2 फल के एक डिजाइन की हैं, एक जैसी हैं, एक बराबर हैं। तो आप क्या करेंगे 3 का निकालेंगे और उसका 2 गुना कर देंगे। चलो 1 का निकालते हैं, इस बड़े वाले का, तो यल लंबाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे ऊंचाई, यल भी हो गया। अगर इसका निकालते हो तो ऊंचाई और चौड़ाई। ठीक है, तो एच भी हो गया, और इस वाले सतह का निकालते हैं तो लंबाई और चौड़ाई, तो यल भी हो गया। ठीक है, तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको, यल बी प्लस BH प्लस HL का 2 गुना। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप लिखेंगे 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, इनके भी 12 कोर होंगे और 8 कोण होंगे। ठीक है, तो ये घनाभ की बात हो गई। अब इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं शंकु के बारे में और बेलन के बारे में। शंकु की भी आकृति आएगी और बेलन की भी आकृति आएगी। ठीक है, यहाँ देखो 7वें नंबर पर अगर आपको यहाँ बता दें कि बेलन क्या है, बेलन का आयतन, बेलन का जो आयतन होगा, तो बेलन जैसे पाइप होता है, सब लोग पाइप का यूज करते हैं। ठीक है, तो जो पाइप है, यह जो पाइप कुछ इस आकृति की होती है,
ठीक है। तो पाइप की कुछ ना कुछ ऊंचाई होगा, और जो ये वृत्ताकार है, देखो इसमें वृत्त आ गया है, नीचे का हिस्सा वृत्त के जैसा है, तो वृत्त यहाँ त्रिज्या होगी ना r, और इसकी ऊंचाई जो बाहर हम नोट किए हैं, यह मान लो अंदर से ले लिया गया ऊंचाई, और ये कर्व है, पाइप कर्व की जैसी होती है, गोल होती है ना, ऐसा नहीं ना कि उसका कोण होता है, पाइप में कोण नहीं होता है, कोर नहीं होती है, ठीक है। तो इस आकृति का पाइप है, और इसका जब आयतन निकालने को कहा जाता है, तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल बाबू पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो ये बताओ वृत्त है, अगर मान लो जैसे कि वृत्त का है, हमने वृत्त पहले यूज किया, पहले समझना है आपको, जैसे कि एक चूड़ी ले लिए, तो चूड़ी क्या है, वृत्त है, तो चूड़ी का क्षेत्रफल कितना होगा, जितना वृत्त का क्षेत्रफल होगा, और वृत्त का क्षेत्रफल है पाई r स्क्वायर। चलो चूड़ी के ऊपर एक और चूड़ी रखो, थोड़ी सी ऊंचाई बढ़ी, लेकिन चूड़ी के क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं हुआ, चूड़ी उसी साइज के ना ऊपर रखे हो, तो जितना क्षेत्रफल नीचे वाले चूड़ी का है, कंगन का है, उतना ही क्षेत्रफल ऊपर वाले कंगन का है, केवल ऊंचाई बढ़ गई लेकिन एरिया में वृद्धि नहीं हुई। इसके ऊपर और रखते जाओ ऐसे कंगन, जब हम कंगन रखते जा रहे हैं तो ऊंचाई बढ़ती जा रही है, और जैसे ऊंचाई बढ़ती गई, यह एक बेलन की आकृति बन गया, ठीक है। तो ये बताओ जो हमारा जो नीचे का जो सतह था वो वृत्त था, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, ऐसे करते करते हम बहुत सारे इस पर कंगन रखते गए जिसकी ऊंचाई बढ़ गई। तो आप ही जानना चाहते हैं कि पूरे जो ये बेलन की जो आकृति बना दिया वृत्त, उसके अंदर का भाग कितना है, कुल कितना आयतन है, उसके अंदर कुल कितना जगह है। तो एक कंगन का क्षेत्रफल तुमको पता है कि पाई r स्क्वायर, कई कंगन रख दिए तो उसकी ऊंचाई बढ़ गई ना, तो कितना ऊंचाई बढ़ गई भाई, तो इसकी ऊंचाई h हो गई। तो एक चूड़ी या कंगन के जो क्षेत्रफल है उसमें h से गुणा कर दो, आपको पता चल गया कि बेलन का आयतन क्या है, ठीक है। बेलन के अंदर कुल कितना जगह है आपको ये पता चल गया, पाई r स्क्वायर h। जब बेलन का जब आयतन आपसे पूछा जाए तो पाई r स्क्वायर h। ये बना कैसे है भाई बेलन, तो इसके कारण बना है, ठीक है, जोड़ते गए हैं। ये तो हो गया केवल बेलन की बात। तो देखो यहाँ पर ये तो इसका आयतन की बात हो गई, लेकिन अगर ये बात करें कि ये अगर ये जो है इसके डिजाइन करना है, लेकिन अगर ये बताओ यहाँ से पानी इसमें भरे तो पानी यहाँ से गिर जाएगा, पानी गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसके नीचे हम पेंदी लगा देते हैं, ढक्कन लगा देते हैं, ठीक है। तो अगर कुछ हम ढक्कन लगा रहे हैं तो कुछ ढक्कन की आकृति ऐसे होगी, इसके आकृति का ढक्कन है, मान लो अभी खुला हुआ है, अभी चिपकाएंगे बंद हो जाएगा। इधर भी तो हो सकता है ऐसी, इनका भी रेडियस यही होगा, दोनों का रेडियस बराबर है। तो ये बताओ बेलन का आयतन इतना है, ठीक है, और मतलब इतना, अगर पानी रखते हो, दूध रखते हो, तिल रखते हो, या आटा गेहूं चावल आदि कुछ भी रखते हो, तो इसके आयतन के बराबर उसमें वस्तु को रखी जा सकती है। अब हमको ये पता करना है कि बेलन बनाएं, अगर बेलन को पेंट करते हैं, भाई बहुत लोग टीना का डेहरी खरीद रहे हैं लोग धान गेहूं आदि रखने के लिए, तो उसको पेंट किया जाता है। तो आप पेंट खरीद रहे हो तो कितना पेंट रहेगा तो पूरा पेंटिंग कर सकते हो, तो आओ उसको हम समझते हैं। तो मान लो अभी ये पेंदी नहीं लगा हुआ है, हम देखते हैं कि बेलन का पेंटिंग करना है। तो बेलन का पेंटिंग किस भाग पर करोगे भाई, अंदर से करने वाले हो कि बाहर से करने वाले हो,
तो हम बाहर से करने वाले हैं। तो हमको ये पता कर, मान लो ये भी तो एक बेलन के जैसा है, तो बाहर से जब हम पेंट करेंगे तो कितने एरिया पर हम पेंटिंग करेंगे, वो कितना भाग है, क मीटर लंबा चौड़ा है जिसको हम पेंटिंग करने वाले हैं, तो ये मापना है आपको। ठीक है, तो मापेंगे तो उसका वक्र पृष्ठ कहते हैं। वक्र माने घुमा हुआ पृष्ठ। यहाँ जैसे था ना घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप लिखेंगे बेलन का वक्र मतलब घुमा हुआ, मुड़ा हुआ। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो होता है 2πr/h। इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h। अब तुम पूछोगे कि कैसे 2πr/h हो गया भाई, ऐसा क्यों हुआ कि 2πr/h हो गया? तो थोड़ा सा बैक चल लेते हैं, आ जाओ। अभी अभी हमने समझाया कि इस बेलन को बनाने के लिए हम, बेलन तो तुरंत बना नहीं था, एक चूड़ी रखे थे, कंगन लिए थे। तो बताओ कंगन का परिधि कितना है? कंगन का परिधि, कंगन को बनाने के लिए हमको कितना रस्सी, तार या मिट्टी से बनाए हैं या शीशे से बनाए, कि कितने का यूज किया गया तो ये बन गया। तो परिधि होता है 2πr। तो एक कंगन का परिधि मिल गया 2πr, उतना पेंटिंग करोगे ना। अगर पेंट पोतना चाहते हो उस कंगन पर तो 2πr एरिया का आप पेंट करोगे। इसके ऊपर जैसे ही कंगन पर कंगन, कंगन पर कंगन, कंगन पर कंगन रखते जाओगे, कंगन पे कंगन, ठीक है, तो बेलन बन गया ना। तो बेलन में खटाक दी ऊंचाई जुड़ गई। तब हमको कितना ऊंचाई तक पेंट करना है? तो भाई h ऊंचाई तक ना पेंट करना है। तो यही से हो जाता है 2πr/h। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या मिल गया? 2πr/h। ठीक है, अब क्या किए हो तुम, नीचे से भी एक ढक्कन लगा दिए, ऊपर से भी एक ढक्कन लगा दिए। तो प्रश्न आपका बढ़ जाएगा फार्मूला कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय, संपूर्ण माने कौनो कोना बाकी ना रह जा। ठीक है, नहीं तो बताओ इधर खुला है उधर खुला है, तुम तो किनारे किनारे पेंटिंग कर दिए हो। तो देखो भाई किनारे किनारे के तो 2πr/h है, ये है। अब क्या जोड़ना है भाई? उसके ढक्कन को भी तो पेंट करने वाले हो। तो ढक्कन क्या है? वृत्त है। नीचे की जो पेनी है वृत्त है, आप पूरा ही पेंट करोगे ना। हाँ, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? πr²। तो πr², लेकिन दोनों तरफ उसी साइज का है, इधर भी है उधर भी है। तो आप क्या कर देंगे? 2πr²। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया πr/h + 2πr²। या ऐसे लिख सकते हैं 2πr कॉमन, कोष्टक में h + r। तो ये हो गया बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस तरीका से बेलन की बात हो गई। अब रही बात, इसमें हमसे पूछा जाएगा शंकु। शंकु आएगा। ठीक है, तो शंकु के बारे में हम आपको बता दें। शंकु जो होता है बेलन का 1/3 होता है। बेलन का, मान लो जैसे कि हमारे पास एक बेलन है, ऐसे थोड़ा सा बड़ा बना दिए, चौड़ा बना दिए, ऐसे एक बेलन है। तो देखो इस हिस्से से मान लो इसका सेंटर यहाँ होगा ना, त्रिज्या। आपसे कहा जा रहा है कि ये लकड़ी का एक गुटका है, गोल है, बेलन के जैसा है, और उसकी खुदाई करो। तो जब इस यहाँ से इस सिरा से यहाँ तक काटोगे और इस सिरा से यहाँ तक काटोगे, तो ये जो आकृति बन गई, देख रहे हो कि ये जो आकृति हमको दिख रही है, ये आकृति है शंकु है।
लेकिन जो आकृति इधर दिख रही है इसी आकृति के जैसन यहाँ है कि नहीं है, ये वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जितना भाग यहाँ है, जितना मटेरियल का प्रयोग यहाँ किया गया, जितना आप आयतन इसका निकालने का कार्य किए, उतना ही इस हिस्से का भी है और उतना ही इस हिस्से का भी है। तो 1 2 3 पार्ट बन गया। एक बेलन से आप 3 शंकु काट सकते हैं, ठीक है, एक बेलन से 3 शंकु। तो अगर हम बात करें तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, चलो कुछ ऐसे हम बना दे रहे हैं शंकु, ठीक है। तो शंकु की त्रिज्या r हो गई और शंकु की ऊंचाई है कि नहीं है। तो शंकु की ऊंचाई, जो बेलन की ऊंचाई वही शंकु की ऊंचाई हो गई। तो 3 भागों में कटा है। तो ये बताओ, हमने कहा कि बेलन के आयतन का तीसरा भाग है, 1/3 भाग है, यानी एक बेलन से 3 शंकु बनाए जा रहे हैं। तो एक शंकु का आयतन कितना होगा भाई। तो एक बेलन का आयतन कितना है, पाई r स्क्वायर h। तो एक बेलन का है, तो एक बेलन को 3 भागों में काटो, तो एक भाग कितना हो जाए, तो 1/3। तो बेलन का आयतन क्या हो गया, 1/3 पाई r स्क्वायर, सॉरी हाँ शंकु का आयतन है। शंकु का, शंख हो गया था, शंख नहीं चाहिए हमको, शंकु चाहिए। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर। अगर आपको बेलन का आयतन पता हो, कहा जाए कि भाई इसमें से शंकु बनाकर बताओ और शंकु का आयतन बताओ, तो उसको में आप 3 से भाग कर देंगे, ठीक है, जितना आएगा वो शंकु का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बेलन की अपेक्षा इसमें एक वृद्धि हुई है एक आकृति की, क्या, जो ये तिर्यक ऊंचाई की बात हो गई है। क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई, अगर ऐसे आकृति को आप पेंटिंग करना चाहते हो, पेंट से लेप लगाना चाहते हो, तो कैसे लगाएंगे। तो यहाँ देखो, सबसे पहले तो हमारे पास तिर्यक ऊंचाई पता होना चाहिए। तो ये बताओ, यह 90 अंश का कोण बना है ना, अगर ऊंचाई है तो अगर ये आधार हो और ये लंब हो, तो ये कर्ण होगा कि नहीं होगा। कर्ण का फार्मूला क्या होता है, कर्ण के वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी यल का वर्ग बराबर एच के वर्ग प्लस आर के वर्ग, या यल बराबर √h² प्लस r²। अगर आप शंक्वाकार आकृति का सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें अगर आपसे पूछ देता है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई बताइए, शंकु की तिर्यक ऊंचाई या यल के मान बताइए, तो आप लिखेंगे h² प्लस r², काड़ी में h² प्लस r², ठीक है। तब ये पता चल जाता है, अगर तब जाके आप ही देख सकते हैं कि इसका वक्र पृष्ठ कितना होगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई r यल। धीरे धीरे इसमें कमी न होती जा रही है, ऐसे ना तुम पेंट करने वाले हो तो यह ऊंचाई नहीं लोगे, ऐसे ऊंचाई लेंगे पाई r यल। तो आपसे कोई कहता है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होंगे, तो पाई r यल होगा, ठीक है। ये कंडीशन थी। अभी और भी बहुत ढेर सारे हैं, अभी आएगा गोले का क्षेत्रफल, गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, इनका भी यूज हमको करना है, बट इसके आधारित प्रश्नों को अभी हम देखेंगे।